हेलो क्लास, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ मौर्योत्तर काल, मौर्य वंश के बाद का काल। ये इसे ही कहते हैं ब्राह्मण वंश। तो इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था मगध साम्राज्य में शासन करने वाले 4 राजवंशों को। आज पढ़ेंगे शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। पहले पढ़ चुके हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ये था इसका ट्रिक हसीन मासूक 7। तो सबसे पहले देखते हैं शुंग वंश। ब्राह्मण वंश में 3 वंश आते हैं, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। शुंग वंश के संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने बृहद्रथ जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक हैं, उनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करते हैं। ये थे बृहद्रथ के सेनापति। और मौर्य राजवंश में 2 प्रतापी राजा थे। पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, और दूसरे थे अशोक महान या सम्राट अशोक। उसके बाद मौर्य साम्राज्य सिमट कर रह गया। उसके बाद शासन किया शुंग वंश ने। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी। बृहद्रथ के सेनापति थे और शुंग वंश की स्थापना करते हैं। तो शुंग वंश के संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग और उसके पुत्र हैं, इसके पुत्र है अग्निमित्र और अग्निमित्र के पुत्र हैं वसुमित्र। ये है 90वें शासक है भागभद्र और अंतिम शासक है देवभूति। ये है 10वें शासक। शुंग वंश के अंतिम व 10वें शासक है देवभूति। देवभूति की हत्या कर देते हैं वासुदेव कण्व और कण्व वंश की स्थापना करते हैं। इसके आगे में देव है और इसके पीछे में देव है। तो वासु ने देव की हत्या की, देवभूति की हत्या की। ऐसे करके याद रख सकते हैं, क्योंकि इतने सारे शासक हैं, याद रखना मुश्किल होता है। तो वासु ने देव की हत्या की। वासु से वासुदेव, देव से देवभूति। कण्व वंश के संस्थापक हैं वसुदेव कण्व। दूसरे शासक हैं भूमिमित्र कण्व और अंतिम शासक है सुशर्मा। और सुशर्मा की हत्या कर देते हैं सिमुक। सिमुक इनकी हत्या कर देते हैं और सातवाहन वंश की नींव रखते हैं। और देवभूति की हत्या कर देते हैं वासुदेव कण्व। उसके बाद देखते हैं सातवाहन वंश। ये है संस्थापक, प्रथम शासक। इनके भाई थे कृष्णा या कान्हा, इन्हें ही कृष्णा कहते थे और कान्हा भी। और इनके पुत्र है कृष्णा या कान्हा के पुत्र है सातकर्णी प्रथम। उसके बाद अन्य शासक है हाल, गौतमी पुत्र सातकर्णी। 5वां है वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। इनका परिवार मातृतंत्रात्मक था, लेकिन राजतंत्र पितृतंत्रात्मक था, मतलब पितृसत्तात्मक भी बोल सकते हैं। सातवाहन वंश में इनका परिवार मातृसत्तात्मक था और राजतंत्र पितृसत्तात्मक था। क्योंकि मातृसत्तात्मक इसीलिए बोल रहे हैं कि इन राजाओं के आगे में इनकी माताओं का नाम जुड़ा हुआ है, जबकि राजतंत्र पितृसत्तात्मक इसीलिए क्योंकि राज्य सिंहासन पर केवल उनके पुत्र, राजा के पुत्र ही बैठते थे। इसीलिए परिवार मातृसत्तात्मक और राजतंत्र पितृसत्तात्मक था। एक बार फिर देख लेते हैं। शुंग वंश में संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग, अंतिम शासक है देवभूति। कण्व वंश में संस्थापक है वासुदेव कण्व, अंतिम शासक है सुशर्मा।
सातवाहन वंश में संस्थापक है सिमुक और अंतिम शासक है यज्ञश्री सातकर्णी। देवभूति की हत्या करते हैं वासुदेव कड़ो, वासु की हत्या देव, और सुशर्मा की हत्या करते हैं सिमुक। अब देखते हैं एक एक राजाओं को डिटेल से, जो एग्जाम में पूछा जाता है जिन राजाओं को, उनको पढ़ते हैं। अब देखते हैं सुंग वंश को। ये है सुंग वंश के शासक। सुंग वंश के संस्थापक है पुष्यमित्र सुंग, जो कि थे ब्राह्मण वंश के। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे। मतलब बौद्ध धर्म का वो प्रचार प्रसार करते थे, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश किए। उस समय ब्राह्मण वंश पीछे रह गया, जिससे ब्राह्मण वंश वाले उनसे दुखी रहने लगे कि हमारा वंश पीछे चला जा रहा है। बौद्ध धर्म का ये विरोध करते थे पुष्यमित्र सुंग, और अपने वंश को आगे लाने के लिए संभवतः इन्होंने बृहदत्त की हत्या कर दी। ये पुष्यमित्र सुंग है ब्राह्मण वंश के, और मौर्य वंश वाले मानते थे बौद्ध धर्म को। ये है सुंग वंश के संस्थापक प्लस प्रथम शासक। इन्होंने बृहदत्त की हत्या कर दी और सुंग वंश की स्थापना की। ये है बृहदत्त के सेनापति। इन्होंने राजधानी बनाई विदिशा को, जबकि मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। इनकी राजधानी है विदिशा। जानकारी का स्रोत मिलता है सबसे पहले मालविका अग्निमित्र, और इनके राइटर हैं कालिदास। दूसरा है गार्गी संहिता। तीसरा है हर्षचरित, और इसके राइटर हैं बाणभट्ट। और चौथा है महाभाष्य के राइटर हैं पतंजलि। और पांचवा है मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। जानकारी का स्रोत मिलता है मालविका अग्निमित्र। ये है इनके पुत्र अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग का बुक, जिन्हें लिखा है कालिदास जी ने। दूसरी जानकारी मिलती है गार्गी संहिता से। तीसरा हर्षचरित के राइटर है बाणभट्ट। और महाभाष्य से इसकी जानकारी मिलती है, और मनुस्मृति से। महाभाष्य के राइटर हैं पतंजलि, और मनुस्मृति है सबसे प्राचीन ग्रंथ। ये विरोध करते हैं, पुष्यमित्र विरोध करते थे बौद्ध धर्म का ये विरोध करते थे। इन्होंने अशोक के द्वारा बनाए लगभग 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिए थे। लगभग 84,000 अशोक द्वारा बनाए स्तूपों को नष्ट कर दिए थे।
इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए जिनके पुरोहित थे पतंजलि इनके समकालीन माने जाते हैं। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए जिसके पुरोहित थे पतंजलि। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है पतंजलि किसके समकालीन है, तो पतंजलि समकालीन है शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के। इनके काल में बार बार यवनों का आक्रमण हुआ, जिनकी जानकारी का स्रोत मिलता है गार्गी संहिता से इनकी जानकारी मिलती है। बार बार यवनों का आक्रमण हुआ था पुष्यमित्र के काल में। दो यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है, स्रोत है गार्गी संहिता। पहला आक्रमण डेमीट्रियस और दूसरा है मिनांडर। डेमीट्रियस अर्थात प्रथम आक्रमण, जिसका नेतृत्व किया था पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने, और मिनांडर के साथ जब युद्ध हुआ तो इसका नेतृत्व किया था उसके पौत्र अर्थात वसुमित्र ने। यह है द्वितीय यवन आक्रमण। इन्होंने वैदिक धर्म का पुनर्जागरण किया। वैदिक धर्म का पुनर्जागरण हुआ इनके काल में। शूद्रों की स्थिति अति दयनीय हो गई पुष्यमित्र शुंग के काल में। इन्होंने सांची स्तूप के बाहर लकड़ी के जंगल के बदले पत्थर के जंगले या खिड़की का निर्माण करवाया। सांची के स्तूप के बाहर लकड़ी के जंगल या खिड़की के बदले खिड़की के बदले पत्थर के जंगले या खिड़की लगवाए। पत्थर का उपयोग इन्हीं के काल में हुआ था, पुष्यमित्र शुंग के काल में। अब देखते हैं इनके पुत्र अग्निमित्र को। बस इनके प्रेम प्रसंग का उल्लेख होता है। ये है पुष्यमित्र शुंग के पुत्र। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र है ये। इन्होंने प्रथम यवन आक्रमण अर्थात डेमीट्रियस का युद्ध हुआ अग्निमित्र के साथ। फर्स्ट यवन आक्रमण, जिसमें अग्निमित्र विजयी हुए और डेमीट्रियस को हराया। इनका प्रेम प्रसंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका प्रेम प्रसंग मालव देश की राजकुमारी मालविका के साथ था। राजकुमारी मालविका के साथ, और इन्हीं के नाम से बना है मालविका अग्निमित्र। इनके बुक का नाम है मालविका अग्निमित्र, जिसके राइटर हैं कालिदास। कालिदास ने इन दोनों क्या प्रेम प्रसंग के ऊपर बुक लिखा है, मालविका अग्निमित्र। यवन शासक मिनांडर को हराया। इनके काल में बहुत सारे यवन आक्रमण हुए, पर 2 की जानकारी मिलती है गार्गी संहिता से। दूसरा आक्रमण हुआ अग्निमित्र के, नहीं, पहला आक्रमण हुआ
अग्निमित्र के काल में डेमीट्रियस के साथ इनका युद्ध हुआ। डेमीट्रियस के साथ इनका युद्ध हुआ। सेकेंड आक्रमण होता है यवन का, वो होता है वसुमित्र और मिनांडर के बीच। इन्होंने मिनांडर को हराया। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को हराया वसुमित्र में। सेकेंड यवन आक्रमण, नदी सिंधु नदी के तट पर इन्होंने मिनांडर को हराया। भागभद्र ये हैं 9वें शासक। इन्हीं के काल में आए थे तक्षशिला के राजदूत हेलियोडोरस। बस इनके बारे में यही जानना है। इनके काल में तक्षशिला के राजदूत आए थे जिनका नाम है हेलियोडोरस। और लास्ट है देवभूति। भागभद्र है 9वें शासक और देवभूति हैं 10वें शासक। देवभूति हैं 10वें शासक। और देवभूति की हत्या की थी वासुदेव ने। वासुदेव कड़ों ने और कड़ों राजवंश की स्थापना किए थे। तो ये हो गया हमारा शुंग वंश। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग प्रथम शासक है। अंतिम है देवभूति। अग्निमित्र के बारे में बस इसका प्रेम प्रसंग, इनका बुक याद रखना है, राइटर याद रखना है। 2 यवन आक्रमण, उनके नाम, पहला है डेमीट्रियस और दूसरा इंडो यूनानी शासक है मिनांडर। अब देखते हैं कड़ो वंश और सातवाहन वंश। बस 2 ही वंश रह गए हैं। कड़ो वंश से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके संस्थापक कौन है और इसके अंतिम शासक कौन है? तो कड़ो वंश के शासक हैं, संस्थापक हैं वासुदेव कड़ो, ये हैं संस्थापक और ये है अंतिम शासक। ज़्यादातर अंतिम शासक और संस्थापक से ही क्वेश्चन आता है। इन्होंने देवभूति की हत्या करके कड़ो वंश की स्थापना की थी। उसके बाद है सुशर्मा, ये है अंतिम शासक कड़ो वंश के हैं। उसके बाद देखते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का अर्थ होता है सिंह, सिंह जिसका वाहन। सातवाहन का अर्थ होता है सिंह जिसका वाहन। इसके संस्थापक हैं सिमुक। सिमुक को शिशुक, वृषल अन्य नामों से भी जाना जाता है। इन्हें शिशुक, वृषल, इसके अन्य नाम है शिशुक, वृषल। ये है सातवाहन वंश के संस्थापक। सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की नींव रखते हैं सिमुक। इन्होंने राजधानी बनाई प्रतिष्ठान। और शुंग वंश के शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी विदिशा को। और मौर्य राजवंश के शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई प्रतिष्ठान को। ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। प्रतिष्ठान है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। इनका राजकीय भाषा था प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी। लिपि थी ब्राह्मी। इनका राज्य विस्तार सबसे पहले था महाराष्ट्र क्षेत्र में, महाराष्ट्र में, फिर आंध्र प्रदेश। इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का प्रारंभ किया। जो उच्च वर्ग के अधिकारी थे उन्हें भी
उनके वेतन के बदले एक गांव या एक क्षेत्र दे दिया जाता था। तो सातवाहन वंश से ही भूमि दान की प्रथा प्रारंभ हुई। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, भूमि दान की प्रथा कौन से वंश से प्रारंभ हुई? तो है सातवाहन वंश। इसका स्रोत मिलता है नानाघाट अभिलेख से। अब देखते हैं दूसरे शासक हैं सातकर्णी प्रथम। सिमुक ये तो संस्थापक है, इसके भाई हैं कृष्णा या कान्हा। सातकर्णी प्रथम ये है कृष्णा या कान्हा के पुत्र। उतने योग्य ये है योग्य शासक, सातवाहन वंश के प्रथम प्रतापी शासक। पत्नी है इनकी नागनिका। नागनिका उपाधि दखना, दखनाधिपति, दखना पतपति, पतपति। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और एक राजसूय यज्ञ करवाए। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और एक राजसूय यज्ञ या राजसूय यज्ञ। किसी किसी बुक में राजसूय यज्ञ दिया है और किसी में राजसूय यज्ञ दिया है। यह है राजसूय यज्ञ। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश के प्रथम प्रतापी राजा, पराक्रमी राजा सातवाहन वंश के। इनकी पत्नी का नाम है नागनिका, उपाधि दखना पतपति। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और एक राजसूय यज्ञ करवाए। अब देखते हैं हाल तीसरे शासक। ये है कवि। ये है कवि या फिर साहित्यकार बोल सकते हैं। इनकी पत्नी है लीलावती। इनकी पत्नी का नाम है लीलावती। ये है श्रीलंका की राजकुमारी। श्रीलंका की राजकुमारी। और इनकी रचना का नाम है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती। हाल है कवि साहित्यकार। इनकी पत्नी का नाम है लीलावती जो कि है श्रीलंका की राजकुमारी। इनका रचना है गाथा सप्तशती। ये है प्राकृत भाषा में। गाथा सप्तशती ग्रंथ का नाम है इनका और ये है प्राकृत भाषा में। अब देखते हैं यज्ञश्री सातकर्णी। ये है सातवाहन वंश के अंतिम शासक। अब देखते हैं सातवाहन वंश में मुद्रा या सिक्के। तो यहाँ सर्वाधिक शीशे के सिक्के चलाए जाते थे। उसके अलावा चांदी, तांबा और ये शीशे के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में चलते थे। इसके अलावा है चांदी, तांबा और पोटीन अर्थात घटिया चांदी के सिक्के को ही पोटीन के सिक्के कहा जाता था। शीशे के सिक्के जिस सांचे में ढालते थे वो मंगाया जाता था रोम से। मुद्रा या फिर सिक्के, शीशे के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में यहाँ चलते थे। इसके अलावा चांदी, तांबा, पोटीन के सिक्के भी चलते थे। शीशे का सिक्का जिस सांचे में ढालते थे वो रोम से मंगाया जाता था। पोटीन के सिक्के अर्थात घटिया चांदी के सिक्के। इनका परिवार मातृसत्तात्मक था। हर एक के आगे जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी अर्थात उनकी माता का नाम आगे में जुड़ा है।
इसी प्रकार वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी, इनके भी आगे में इनकी माता का नाम जुड़ा है, लेकिन राजतंत्र में पितृसत्तात्मक देखा गया, पितृसत्तात्मकता देखा गया, क्योंकि इनके पुत्र ही राज सिंहासन की गद्दी पर बैठते थे, इसीलिए राजतंत्र था पितृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक इनका परिवार अर्थात इनके नाम के आगे इनकी माताओं का नाम जुड़ा हुआ है। सातवाहन वंश के जो पदाधिकारी थे उनकी जानकारी मिलती है छत्तीसगढ़ के किरारी से, छत्तीसगढ़ के किरारी से, किरारी से ही काष्ठ स्तंभ लेख मिला है सातवाहन वंशों का। तो सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का जानकारी मिलती है छत्तीसगढ़ के किरारी से। इसके अलावा काले चैत का निर्माण हुआ है सातवाहन वंश में। उसके अलावा है अमरावती कला का भी निर्माण हुआ है सातवाहन वंश में। ये हो गया कड़ो वंश और सातवाहन वंश। संस्थापक है वसुदेव कड़ो वंश के। अंतिम शासक सुशर्मा, इनकी हत्या कर देते हैं सिमुक। उसके बाद सातवाहन वंश की नींव रखते हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक है सिमुक। इन्होंने प्रतिष्ठान राजधानी बनाई। इनका राजकीय भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी है। इनका विस्तार है महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश क्षेत्र में। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा इन्होंने ही स्टार्ट की थी और इसकी जानकारी मिलती है नानाघाट अभिलेख से। उसके बाद देखते हैं सिमुक के भाई कृष्णा के पुत्र सातकर्णी प्रथम। इनकी पत्नी नागनिका उपाधि दखना पतपति। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, 1 राजसूय यज्ञ करवाए। ये सातवाहन वंश के पराक्रमी राजा, प्रथम पराक्रमी राजा हैं। दूसरे पराक्रमी राजा हैं हाल, जो कि कवि या साहित्यकार हैं। इनकी पत्नी का नाम है लीलावती, जो कि श्रीलंका की राजकुमारी हैं। इनकी रचना या ग्रंथ का नाम है गाथा सप्तशती, जो कि है प्राकृत भाषा में, और इनका राजकीय भाषा भी है प्राकृत। यज्ञश्री सातकर्णी अंतिम शासक हैं। यहाँ की मुद्रा व सिक्के सर्वाधिक मात्रा में सीसा के सिक्के और सीसा के सिक्के के सांचे रोम से मंगाए जाते थे। इसके अलावा सीसा के अलावा चांदी के, तांबे के, पोटीन, अन्य सिक्के यहाँ चलाए गए। उसके बाद देखते हैं परिवार था मातृसत्तात्मक पर राजतंत्र था पितृसत्तात्मक। सातवाहन वंश के पदाधिकारियों की जानकारी मिलती है छत्तीसगढ़ के किरारी से। काले चैत का निर्माण हुआ है सातवाहन वंश में। अमरावती कला का भी उल्लेख निर्माण हुआ है सातवाहन वंश में। अब देखते हैं कलिंग का चेदी वंश। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ से। तो कलिंग का चेदी वंश, ये वही कलिंग है जहाँ पर सम्राट अशोक महान ने आक्रमण किया था और भीषण नरसंहार हुआ था। कलिंग उड़ीसा वाला क्षेत्र। यहीं पर आक्रमण करने के बाद इतना नरसंहार देखकर अशोक महान का हृदय परिवर्तन होता है और वे भेरी घोष को छोड़कर, युद्ध को छोड़कर धम्म घोष को अपना लेते हैं। जब अशोक महान की मृत्यु होती है तो कलिंग अपने आप में स्वतंत्र हो जाता है। तो यहाँ पर एक राजा था, एक शासक था, उसका नाम था खारवेल। ये प्रतापी राजा बनकर उभरा। पहले मौर्य साम्राज्य या फिर मगध साम्राज्य वाले कलिंग पर आक्रमण करते थे, पर कलिंग का चेदी वंश, ये चेदी वंश के शासक खारवेल मगध साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं अपनी मूर्ति, जिन शीतलनाथ की मूर्ति को प्राप्त करने के लिए, जिसे कलिंग से लाए थे महापद्मानंद।
नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद, इन्होंने कलिंग से जिन शीतलनाथ की मूर्ति को ले आते हैं, उन्हीं को लाने के लिए खारवेल आक्रमण करते हैं मगध साम्राज्य पर और अपने जिन शीतलनाथ की मूर्ति को वापस ले आते हैं। ये जैन धर्म से संबंधित है, जिन शीतलनाथ की मूर्ति, और इसकी जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। ये हो गया चेदी वंश, सातवाहन वंश, कण्व वंश। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।